वर्क एंड एनर्जी, कार्य तथा ऊर्जा, क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स। मैं विकास कुमार रंजन और यह वीडियो का तीसरा भाग है। मेरे विद्यालय का नाम बंगला कन्या मिडिल स्कूल सारम गोमिया है। और आइए इस वीडियो में हम वर्क एंड एनर्जी के तीसरे भाग को देखते हैं और हम इसमें पढ़ रहे हैं प्रश्न उत्तर को। अध्याय 11, यह एनसीईआरटी की किताब है, कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। इसी के प्रश्न उत्तर को हम लोग देखेंगे आगे। आइए वीडियो के तीसरे भाग में। इसके पहले की वीडियो में मैंने वीडियो 1 और वीडियो 2 बनाया है और 5-5 प्रश्न का टारगेट लेके बनाया है और आगे भी हम 5 प्रश्न को देख रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। आज हम देखेंगे प्रश्न संख्या 11। पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा? अपने उत्तर को तर्कसंगत बनाइए। इस प्रश्न को लिखने से पहले हमको समझते हैं कि क्या बोल रहा है। तो हमारी पृथ्वी है यहाँ पे और उसके बाद ये उपग्रह है और यहाँ पर अगर एक जो डिस्टेंस है, फोर्स है, जो देखेंगे उसकी ग्राफ खींचेंगे तो ये बिल्कुल जो एंगल लेगा वो 90 डिग्री का लेगा। और हमें जो कार्य है W पता है कि FD cos थीटा। अब FD cos थीटा, थीटा कितना बन रहा है तो 90 डिग्री और cos 90 का मतलब का जो वैल्यू होता है हम लोग पढ़ चुके हैं मैथ में, वो क्या होता है 0। और यहाँ पर जो कार्य होगा वो 0 होगा। और ये तो इस तरह से अगर और फिर यहाँ अगर बल लिया जाए, नहीं फोर्स तो जो है वो होगा। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो दूरी है, दूरी कितनी दूरी तय की गई। तो चूँकि जो हमारी जो पृथ्वी है वो घूमकर आती है, एक बार आएगी और फिर उसी जगह आएगी, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों तरीके से हम देखेंगे तो हर तरीके से जो वर्क हो रहा है वो 0 हो रहा है। तो आइए इसके प्रश्न को हम लिखेंगे कैसे। तो इसका उत्तर होगा उपग्रह के ऊपर कार्यरत गुरुत्वीय बल एवं उपग्रह का विस्थापन दिशा के बीच 90 डिग्री का कोण उत्पन्न होता है। अतः पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्व बल द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाएगा। ये गति की दिशा है, अभिकेंद्र बल गुरुत्व बल और त्रिज्या की अनुदिश, और W बराबर F cos अल्फा S। और इसका डिटेल मैंने पीछे बना चुका है और यहाँ पर नीचे देख सकते हैं cos थीटा जो अल्फा है वो 90 डिग्री होगा और cos 90 का वैल्यू 0 होता है। अतः यहाँ पर जो बल होगा वो 0 होगा। आशा होगी कि आप बहुत अच्छे तरीके से इस प्रश्न के उत्तर को समझ चुके होंगे। प्रश्न संख्या 12, क्या किसी पिंड पर लगने वाले किसी भी बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है? सोचिए इस प्रश्न के बारे में अपने मित्रों तथा अध्यापकों से विचार विमर्श कीजिए। तो बच्चों ये प्रश्न थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, तो मैं एक वर्ड में आपको बताना चाहूँगा कि क्या किसी पिंड पर लगने वाले किसी बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है। मतलब आप इस प्रश्न को इस तरह समझ सकते हैं कि हम अगर सोए हुए हैं तो ठीक है, हम सोए हुए, हम कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे शरीर के अंदर कोई कार्य नहीं हो रही है, धड़कन नहीं हो रही है? हो रही है। बस इसी पे डिस्कस है। तो हमको लाइनअप मैंने कर दिया है, लगता है आप समझ जाएंगे कि मतलब ये प्रश्न बिल्कुल इसी तरह है कि आप अगर सोए हुए हैं तो सामान्यतः आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे शरीर के अंदर काम हो रही है, मतलब हम में कुछ काम हो रहा है। आइए इसको डिटेल से समझते हैं। तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, हाँ यह सच है, उस पर कोई बल लागू न होने की स्थिति में किसी वस्तु का विस्थापन हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है, F बराबर ma। यदि हम इस पर कोई बाहरी बल अधिनियम नहीं मानते हैं या किसी भी बल का अभाव है तो फोर्स बराबर 0। फिर
एम ए इक्वल टू 0 या ए इक्वल टू 0, और चूँकि द्रव्यमान 0 के बराबर नहीं हो सकता है। यदि वस्तु या तो आराम में है या एक सीधी रेखा में एक समान गति के स्थिति में है, मतलब त्वरण नहीं हो रहा है, मतलब एकदम सीधा जा रहा है। यदि वस्तु एक सीधी रेखा में घूम रही है तो विस्थापन होना चाहिए, तो बल की अनुपस्थिति में वस्तु का विस्थापन हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से हमारा शरीर सोए भी रहते हैं लेकिन हमारे दिल की धड़कन हमेशा काम करती रहती है, उसी तरह। प्रश्न संख्या 13, कोई मनुष्य भूसे के एक गट्ठर को अपने सिर पर 30 मिनट तक रखे रहता है और थक जाता है, क्या उसने कुछ कार्य किया या नहीं? अपने उत्तर को तर्कसंगत बनाइए। आइए इसके उत्तर को देखते हैं हम लोग। इसका उत्तर होगा मनुष्य ने कोई काम नहीं किया गया। मनुष्य ने कोई काम नहीं किया गया है क्योंकि घास का बंडल स्थिर रहता है। हम जानते हैं कि कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, विस्थापन शून्य है, इसलिए किया गया काम भी शून्य है। प्रश्न संख्या 14, एक विद्युत हीटर ऊष्मक की घोषित शक्ति 1500 वाट है। 10 घंटे में यह कितनी ऊर्जा उपयोग करेगा? क्योंकि यहाँ समय घंटा में है और शक्ति जो दिया हुआ है वो वाट में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमको इसको बदलना होगा किलो वाट में, और वाट को किलो वाट में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे क्या है, कैसे बनेगा। ऊर्जा का उपयोग बराबर हमारा होगा शक्ति गुना समय। विद्युत हीटर ऊष्मक की घोषित शक्ति 1500 वाट, इसको हम किलोवाट में बदलेंगे तो 1.5 किलोवाट, और समय 10 घंटे में हीटर का तो गुना कर देंगे शक्ति गुना समय, तो ये कितनी ऊर्जा उपयोग करेगी? तो 15 किलोवाट प्रति आवर। प्रश्न संख्या 15, जब हम किसी सरल लोलक को गोलक को एक और ले जाकर छोड़ते हैं, सरल लोलक जो लटका हुआ रहता है उसको एक ले जाकर छोड़ते हैं तो वह दोलन करने लगता है। इसमें होने वाली ऊर्जा परिवर्तनों की चर्चा करते हुए ऊर्जा संरक्षण के नियम को स्पष्ट कीजिए, और गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में आ जाती है। तो ऊर्जा का संरक्षण का नियम क्या है? ना ही ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है, ना ही ऊर्जा को क्षय किया जा सकता है, बल्कि उसको एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। ये ऊर्जा का संरक्षण का नियम है। आइए इसके उत्तर को हम लोग देखते हैं, समझते हैं क्या है इसका उत्तर। बच्चों, इस प्रश्न को बनाने से पहले आप एक प्रयोग कर सकते हैं। गेंद लीजिए, धागा लीजिए और उसको किसी स्थिर जगह से लटका दीजिए और उसको बीचों बीच स्थिर रहने दीजिए, और वो एक बार ऊपर ले जाइए तो आप देखिएगा कि वो ऊपर एक साइड जब खींचेगा तो उसके जस्ट दूसरे साइड जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, और एक ऐसी परिस्थिति आएगी कि धीरे धीरे उसकी दोलन की संख्या कम होने लगेगी और स्थिर हो जाएगा। तो इसी पर प्रश्न है, और आइए इसमें क्या वैज्ञानिक रहस्य है डिटेल से हम लोग समझते हैं। तो प्रारंभ में सरल पेंडुलम की केंद्र की स्थिति O में अपने बॉब के साथ आराम दिया जाता है। जब पेंडुलम बॉब को B की स्थिति में खींच लिया जाता है तो स्थिति O के संबंध में B की उच्च स्थिति के कारण इसे स्थितिज ऊर्जा देने के लिए और फिर छोड़ते हैं B और A के लिए झुकाव शुरू होता है। सरल लोलक के दोलनों का दौरान ऊर्जा का संरक्षण यहाँ पर देख सकते हैं, जिस तस्वीर से साफ पता चल जाएगा और साफ समझ में आ भी रहा है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है कि एक साधारण पेंडुलम में एक गोलाकार मेटल बॉब को एक निश्चित समर्थन को थ्रेड द्वारा निलंबित किया गया। जब पेंडुलम बॉब B में स्थित होता है तो उसमें केवल स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसा कि बॉब B की स्थिति में नीचे स्थान O को स्थानांतरित करने के लिए शुरू होता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है लेकिन इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। जब बॉब केंद्र की स्थिति O पर पहुंचता है तो इसकी केवल गतिज ऊर्जा होती है। जैसे ही बॉब की स्थिति O से A की ओर जाती है इसकी गतिज ऊर्जा विलुप्त हो जाती है, लेकिन उसकी स्थिति
स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। मतलब ऊपर जाने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ता है और इधर नीचे आने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। चरम स्थिति ए पर पहुंचने पर बॉब एक छोटे से समय के लिए बंद हो जाता है। इसलिए स्थिति ए में बॉब में केवल स्थितिज ऊर्जा होती है, लेकिन कोई गतिज ऊर्जा नहीं होती। उपर्युक्त चर्चा से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि एक झूलते पेंडुलम के चरम स्थिति बी और ए में स्थितिज ऊर्जा होती है और केंद्र की स्थिति ओ में पेंडुलम बॉब की गतिज ऊर्जा होती है। अन्य सभी मध्यवर्ती स्थितियों में पेंडुलम बॉब की ऊर्जा की आंशिक रूप से स्थितिज ऊर्जा होती है, आंशिक रूप से गतिज ऊर्जा होती है, लेकिन हर समय झूलते पेंडुलम में कुल ऊर्जा एक समान रहती है। अंततः ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन नहीं होता। स्विंगिंग पेंडुलम बॉब अंततः विरामावस्था में आ जाता है क्योंकि वायु का प्रतिरोध के घर्षण के कारण ऊर्जा कम हो जाती है। इस वीडियो में इतना ही। आगे प्रश्न के लिए मैं दूसरे वीडियो में मिलूँगा। आप ध्यान से पढ़ते रहे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।